Nana Sania and I'm back with the new video for class 10th and आज हमारा डे 18 है मैराथन का एंड इसमें हम सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का दैट इज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. फॉर MCQ डू नॉट फॉरगेट टू रीड NCERT हमें रीड करनी पड़ेगी MCQ के लिए एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए. ये वीडियो में जितने क्वेश्चन है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इनफ है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द क्वेश्चन. Now let's start with this. Arrange the following in the correct sequence. Transporting cloth to the workshop, sale in shop and showroom, spinning the yarn, the weaving of the fabric. ठीक है, तो सबसे पहले वीविंग करोगे फैब्रिक का. ठीक है, सबसे पहले आप ये पार्ट करोगे. फिर उसके बाद आफ्टर दिस व्हाट यू विल डू. आफ्टर दिस नो, वीविंग से पहले भी हम स्पिनिंग करेंगे. सो सबसे पहले हम स्पिनिंग करेंगे, फिर हम वीविंग करेंगे. फिर वीविंग करने के बाद वी विल ट्रांसपोर्ट इट. फिर वीविंग करने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल ट्रांसपोर्ट इट. ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेल इन द शॉप ऑफ शोरूम. ठीक है, दैट इज द सेकेंड वन, सेल इन द शॉप ऑफ शोरूम. सो येस, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस. पहले स्पिनिंग करी जाती है, फिर वीविंग करी जाएगी, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर सेल किया जाएगा. दैट इज 3rd 4 1 2. 3rd 4 1 2. This is option B. Clear? Now, which one of the following belongs to service sector? Service sector. Multiple cropping, no. Sericulture, no. Information technology, yes. Clear? Then fill in the blanks. Option A, nature of employment activity. B, nature of social activity. C, nature of production activity. And D, nature of political activity. तो अब आपने बताना है. दिस इज इसका है, ये इसका है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात करूं तो ये हो गई एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी. क्या हो गई ये, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी. क्लियर? सो लेट्स सी. yes, so it is nature of employment activities. Now choose the correct option from the following. Courier is tertiary sector, fisherman is secondary, no. Carpenter is primary, no. Transporter is secondary, no. So option A is the perfectly matched option. Clear? So answer is option A. Clear? Moving on to the next question. Manufacturing provide job opportunity to reduce डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. सो मैन्युफैक्चरिंग हमें जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो गई है. आइडेंटिफाई विच सेक्टर द फॉलोइंग जॉब्स बिलोंग टू. तो कौन से सेक्टर में द फॉलोइंग जॉब्स बिलोंग टू. अगर मैं बात करूं तो गारमेंट प्रोडक्शन की, गारमेंट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो सेकेंडरी हो गया, ये रहा सेकेंडरी. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो होता है क्वार्टरनरी. बैंकिंग की बात करूं तो ये आएगा टर्शरी में, और माइनिंग की बात करूं तो ये आएगा प्राइमरी में. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन देख लेना. फिर नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन द टर्शरी सेक्टर. अब जो प्राइमरी सेक्टर है, डिपेंडेंसी ऑफ द प्राइमरी, एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन टर्शरी सेक्टर, मतलब कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर. उसका एग्जाम्पल क्या है. वीवर मेड लेस मनी बिकॉज द शॉप डिड नॉट वांट टू सेल हैंडलूम प्रोडक्ट्स, नो. द बैंक एम्प्लॉयज कुड नॉट रीच ऑन टाइम ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक, नो, क्योंकि दोनों ही टर्शरी में आता है. डेयरी एंड पोल्ट्री, ये आता है आपका एग्रीकल्चर में. सफर्ड अ लॉस व्हेन द शॉप वेंट ऑन स्ट्राइक, और ये आता है टर्शरी में. सो यस, प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर. ये हमें ऑप्शन सी से पता लगता है. ठीक है, if there is a disruption by transporters and lorries and they refuse to transport vegetable, milk etc. from rural areas to urban area, food will become scarce in urban area whereas farmers will be unable to sell their product. Which of the following sectors will be affected to the situation stated above? अगर मैं बात करूँ, लॉरीज ट्रांसपोर्टेशन ने रिफ्यूज कर दिया. ठीक है, ये सब किस में आता है, टर्शरी सेक्टर. ठीक है, वेजिटेबल, मिल्क वगैरह किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर में. ठीक है, समझ आया. उसके बाद फूड विल बिकम स्कैर्स इन अर्बन एरिया वेयर फार्मर्स जो है वो भी नहीं बेच पाएंगे. ठीक है, and which of the following sectors will be affected in the situation stated above. So if there is a disruption of transporters and lorries, that means tertiary sector. Vegetables and milk etc. from rural area, that means primary sector.
food will become scarce in urban area whereas farmers will be unable to sell their products. Farmers जो अपने products भी नहीं बेच पाएंगे तो secondary sectors भी आएगा. So tertiary, primary and secondary all will be affected. Clear? Which of the following gives the correct explanation of GDP? Correct explanation आपने बताना है GDP का. The value of final goods and services is added for secondary and tertiary for 1 year. No, क्योंकि primary, secondary, tertiary तीनों का add होता है. The value of every goods and services is added up for all the 3 sectors for 1 year. बट यहाँ पे एक और चीज़ की प्रॉब्लम है. द वैल्यू, क्योंकि एवरी गुड ऐड है, क्योंकि हम एवरी गुड है, एवरी में हम वो नहीं ऐड करते, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं ऐड करते, रॉ मटेरियल्स ऐड नहीं करते. तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एडेड अप फॉर ऑल 3 सेक्टर्स फॉर 1 ईयर. दिस इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व द ग्राफ बिलो. ये है आपका ग्राफ. क्वेश्चन में बोलती है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द ग्राफ. तो ये आपका आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. ठीक है, दिस इज द जीडीपी बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. The production in all 3 sector has decreased and it has decreased most in primary sector. So production decrease तो नहीं हुई है, increase ही हुई है. The production in all 3 sector has increased and it has increased the most in primary sector. इंक्रीज तो हुई है बट प्राइमरी सेक्टर में नहीं, टर्शरी में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है. नेक्स्ट आता है द प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर हैज इंक्रीज एंड इट हैज इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर. ये हमारा करेक्ट है क्योंकि टर्शरी की इतनी सी थी और अब इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है. हुई तीनों में इंक्रीज है लेकिन मेजर सिग्निफिकेंट जो आया है वो टर्शरी सेक्टर में आया है. Next, the share of the tertiary sector to the GDP has increased, but the contribution of which sector to employment is highest at present. ठीक है, अगर मैं बोलूँ tertiary sector का GDP increase ज़रूर हुआ है लेकिन primary sector अभी भी वही है जिसमें basically employment सबसे ज़्यादा है. Next, which was the largest sector in 1973? Primary sector. ठीक है, in terms of employment, according to 2017-18 data, 2017 to 18 data, the share of different sector in employment in India was primary 44%, secondary 25%, and tertiary 31%. Out of the 3 sector, why did the ratio of employment in primary sector high? Select the most suitable option from the following. तो सबसे ज़्यादा ratio employment का primary sector में क्यों high है? Workers in the primary sector are underemployed. Low job opportunities in the secondary sector. Efforts of labor are not equivalent in all the sectors. Outsourcing of job opportunity in the secondary sector. So worker in the primary sector, they are underemployed, disguised unemployment. तभी they are majorly in the primary sector. Which of the following explains the rising importance of tertiary sector? तो आपने rising importance of tertiary sector बताना है. Greater demand of service, yes, tertiary sector होती है services, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. फिर उसके बाद आता है the type of unemployment in which more people work than actually needed is disguised unemployment. जितने लोग की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आउटपुट उतने का उतना ही है तो उसे कहते हैं disguised unemployment. A man is employed on a food processing farm where he has to do a lot of manual work. His wife and daughter also help him with this work on farm every day. Which type of employment this is? And this is underemployment. They can work somewhere else but they are working on that particular farm but output उतना ही का उतना ही है. ठीक है, तो underemployment. Clear? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 states a guarantee of minimum of 100 days of employment per year. If the government is unable to fulfill these 100 days of employment, the government would have to A. Pay the compensation in lieu of these days, correct. Provide another scheme for the same. Pay at least 1/3, no. Pay healthcare, no. Pay the compensation in lieu of these days. Okay. Which of the following example fall under an organized sector? Organized की बात हो रही है. A daily wage labor working for a contractor and engineer gets all employment benefits. जहाँ पे सारे employment benefits मिलते हैं वो organized sector होता है. Organized sector. Clear? Yes. A woman works at a sweet shop in her village on a contract basis and get a mere salary after working the entire day. She doesn't get any holiday or paid leave. Rather, her employer deducts her salary whenever she is absent from work. Find out which of the following sector is she working. तो obviously पता लग रहा है she is working in an unorganized sector. तो option D. The sectors are classified into public and private on the basis of employment conditions, no. Nature of economic activities, no.
ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज कि भाई वो प्राइवेट इंडिविजुअल की है या गवर्नमेंट का भी रोल है उसमें. क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देर आर टू स्टेटमेंट, assertion and reason है. assertion, not every good or service that is produced and sold need to be counted to know the total production in each sector. करेक्ट. हम रॉ मटेरियल को या इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करते, ओनली फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स. यस, रीजन इज करेक्ट और रीजन जो है वो assertion का ही रीजन है. सो यस, बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Clear? Next आता है रीमा works as a head technician at Mehta Textile. Clear? Whereas Shireen work as sale executive at Kashvi Fashion Showroom. Identify the sector of economy in which Reema and Shireen are working. अगर मैं रीमा की बात करूँ, she is working as a head technician है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गई रीमा. ठीक है. और शिरीन की बात करूँ तो ये क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब ये टर्शरी सेक्टर में आ गई. ठीक है. एंड दोनों के रोल बताने, सेकेंडरी और सेकेंडरी के और टर्शरी के. रीमा वर्क्स इन सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, शिरीन वर्क्स इन टर्शरी और सर्विस सेक्टर. रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस कैरेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, हेंस इट इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. This sector provides large-scale employment and helps in earning huge revenue. It helps in the development of nation. For next are the role of tertiary and service sector. These are activities that help in the development of primary and secondary sectors. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process. For example, goods need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. They have to be stored in godowns. The service sector contribute the most to the national economy these days and is further growing. Clear? Then moving on to the next question. Explain the interdependence of all three sectors by giving the transportation example from the transportation system. So all three sectors are dependent on each other. आपने वो ही explain करना है with the example. So yes, the tertiary sector does not produce any good, but it helps in the production of goods in the primary and secondary sector. For example, in the primary sector, we need the service of transportation for getting the supply of agriculture inputs and also for selling food grains in the market or supplying agriculture raw material to agro-based industries. तो agriculture products को supply करने के लिए, crops लेके आने के लिए, seeds लेके आने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको transportation की ज़रूरत है. Secondary sector में we need the help of transportation for bringing the raw material and taking the final product to the market. And transportation is required in the service sector as well, such as for providing medical facilities to the people and other services like fire services and so on. ठीक है. Final goods और intermediate goods में difference है. The goods which are used for final consumption is for final good. The goods which are used up in producing final good, that means raw materials, they are intermediate good. Value of final good is included in national income. Value of intermediate goods are not included in national income. For example, TV, bread, bakery products, etc. For example, flour, cotton, etc. ठीक है. Define the term GDP. GDP पता है कि value of all final goods and services in all the three sector is GDP. At present, which sector has maximum contribution to the GDP? Maximum contribution GDP का किस में है? Tertiary sector का maximum contribution है GDP में. ठीक है. So moving on to the next question. So what does the history of developed country indicate about the shift that have taken place in between sector? The history of many developed country indicate that primary sector was the most dominant sector of their economic activity. अब जितनी भी हिस्ट्री है वो ये शो करती है डेवलप कंट्री की कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो सबसे डोमिनेंट सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का at the initial stages of development. At that stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector. In the later phase, new methods of manufacturing were introduced. Factories came up and people started shifting from agriculture to the secondary sector. Next, later on there has been a further shift from secondary to the service sector. Most of the people employed in the primary and secondary sector now shifted to the service sector and thus service sector became the most dominant sector.
Clear? Tertiary sector is playing a significant role in the development of Indian economy. You have to explain. तो tertiary sector बहुत important role play करता है Indian economy में. सबसे पहले जो basic services है hospital की, education की, post, telegraph, transport, bank, insurance company, ये सारी tertiary sectors में ही आते हैं. Development of primary and secondary sector जो development है agriculture की industry की, it leads to the development of services such as transport, trade and storage. Rise in income level. So as income level rises, certain section of people started demanding many more services like eating at restaurant, tourism, shopping, private hospitals and professional training centers. Then rise in information technology. Over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. And the last is globalization. Due to globalization, people have become aware of new services and activities, because of which the tertiary has gained more importance. Clear? Then moving on to the next question. Name the sector that is the largest employer in India. Sector बताना जो सबसे बड़ा employer है in India में. Why does this sector produce only a quarter of national GDP? मतलब सिर्फ national GDP 1/4 part national GDP का ये ग्रो करता है, मतलब इससे आता है 1/4 पार्ट ऑफ द नेशनल जीडीपी का. ठीक है, तो अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ, वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इन इंडिया. नियरली 44% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन दिस सेक्टर इन वन और द अदर वे. हाउएवर इट्स शेयर इन द जीडीपी इज वेरी लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. द एवरेज साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग इज वेरी लो, विच रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी पर होल्डर, less use of modern technology and know-how among the farmers to increase crop productivity. Next, the system of providing financing and marketing facilities has been insufficient since independence. The small and marginal farmers are not able to get benefits from the loan facilities and access to larger market. The absence of alternative income generating activities in rural area give rise to disguised unemployment where the efficient labor force is not used. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज वर्किंग बट नॉट इन अ जॉब that fully utilize their skill, education or experience. This can include working in a job that is part-time, temporary or that pays less than what would be expected for someone with their qualification. Underemployment can lead to dissatisfaction, frustration and sense of wasted potential among workers. उसके बाद आता है disguised employment. Disguised unemployment की बात करूँ तो it refers to a situation where there are more workers available in a particular labor market than are needed to efficiently produce the current level of output. These workers may not be officially classified as unemployed because they may be working in low productivity jobs or in informal sectors of the economy, but they are not fully utilizing their skills or abilities. This type of unemployment can lead to underemployment and inefficiency in the economy. उसके बाद नेक्स्ट ये आता है इन समरी अंडर एम्प्लॉयमेंट इज मोर रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द जॉब while disguised unemployment is related to the quantity of the job. Clear? Then moving on to the next question, we have to compare this table. See, this is the share of GDP in percentage and this second table is basically related to the, I'll show you, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन परसेंटेज. ठीक है, ये ईयर के अकॉर्डिंग टर्शरी में इतना जीडीपी था, सेकेंडरी में इतना था, प्राइमरी में इतना था. और ये ईयर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट टर्शरी में इतनी थी, सेकेंडरी में इतनी थी और प्राइमरी में इतनी थी. रूरल और सॉरी दिस ईयर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया है. ठीक है, और परसेंटेज में. अ रिमार्केबल फैक्ट अबाउट इंडिया इज दैट while there has been a change in the share of 3 sectors in GDP. अब देखो GDP 50 से 68 हो गया, टर्शरी में, सेकेंडरी में थोड़ा सा ही राइज हुआ है और प्राइमरी में कम हो गया. ठीक है, सिमिलर शिफ्ट हैज नॉट टेकन इन एम्प्लॉयमेंट. और एम्प्लॉयमेंट अभी देखें तो सब में राइज हुई है. सेकेंडरी में 11 से 25 हुई है, ये 71 से 44 हुई है, कम हुई है, और ये 18 से 31 हुई है. ठीक है, why did not but similar shift नहीं है दोनों में. ठीक है, why did not a similar shift out of the primary happen in the case of employment. तो remarkable fact इंडिया का ये है कि change of GDP तो ज़रूर आया है तीनों सेक्टर में और similar shift जो employment में नहीं हुआ. Why did not a similar shift, इतना similar shift
क्यों नहीं हुआ प्राइमरी सेक्टर में, मतलब प्राइमरी सेक्टर में जितना प्राइमरी सेक्टर कम हुआ है लेकिन जॉब उतनी कम नहीं हुई, ठीक है. सो सब्सटैंशियल शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर हैज नॉट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट, इनसफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. सबसे पहले इनसफिशिएंटली जॉब क्रिएट हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में. जो प्राइमरी रीजन है फॉर द लिमिटेड शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज द फेलियर टू जनरेट एंड एडुकेट नंबर ऑफ जॉब्स इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. मतलब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में उतनी जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, इसी वजह से लोग प्राइमरी पे ही स्टक है. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड सर्विस सेक्टर प्रोडक्शन हैज बीन सिग्निफिकेंट बट द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन कंपैरेटिवली लो. नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर है पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. मोर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम फैमिलीज दे आर एंगेज्ड इन फार्मिंग और वहाँ पे उनकी ज़रूरत भी नहीं है. दे कैन वर्क समवेयर एल्स. इवन इफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर मूव्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर, इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट प्रोडक्शन. अगर लोग कोई और काम भी करेंगे तो उससे प्रोडक्शन पे अफेक्ट नहीं होगा. दिस इंडिकेट दैट वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, लीडिंग टू लोअर प्रोडक्टिविटी लेवल. Next is share of sectors in employment. The industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period. Employment in the industry went up by around 3 times only. The same applies to the tertiary sector. तो अगर मैं industrial output या production की बात कर रही हूँ, it went up by 9 times. कितना बड़ा है? 9 times बड़ा है. Clear? But यही मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ इंडस्ट्री में, इट वेंट अप ओनली बाय 3 टाइम्स, सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ी है. क्लियर? द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर एज वेल. और टर्शरी सेक्टर में भी यही हुआ है, ठीक है. While production in the service rose by 14 times, employment in the service rose by only 5 times. ठीक है. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture sector. ठीक है. Only about 1/6 of the GDP, and in contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the products where they employ less than half of the people. ठीक है. समझ आया या नहीं आया? Then moving on to the next question. तो एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, ये तीनों रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Yes. हाउ कैन मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बी क्रिएटेड इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में हम मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन रूरल एरियाज बाय पीपल कैन बी एम्प्लॉयड इन प्रोजेक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कैनल्स, रोड्स इन द विलेज. ठीक है. Provide irrigation facilities so that farmer harvest 2 or 3 crops in a year, thus more people can be employed. Government can open centers to give them training and financial assistance to help them become self-employed. Government can invest and employ people in providing transportation and storage services. Honey collection centers and vegetables and food processing units should be set up. More cottage industries and services should be promoted in rural area with soft loans and marketing support. अगर ये सब हो जाए तो this is how we can create jobs in rural areas. ठीक है. In what ways can employment be increased in urban area? Urban area में employment कैसे increase कर सकते हैं? By encouraging foreign investment, right? Attracting foreign investment can create jobs in variety of industries including manufacturing, technology and services, right? Then developing small and medium size enterprises, SMEs बनानी चाहिए हमें. They are the major source of employment in urban area, and policies that support their growth and development and can help to create jobs. Then other providing vocational training. Vocational training can help to match workers with the skill that are in demand in the urban labor market. फिर आता है promoting the growth of the service sector. The service sector including tourism, retail and healthcare is a major source of urban employment in India. Policies that encourage the growth of this sector can help to create jobs. फिर आता है focusing on infrastructure development. Infrastructure development can create job in the short term as well as make it easier for business to operate and for people to move around in the long term. फिर आता है encouraging entrepreneurship. Encouraging entrepreneurship can help to create new businesses and jobs, particularly in the informal sector. And yes, improving access to credit. Improving access to credit can help entrepreneurs and small business to grow, which can create job. I hope यहाँ तक के सारे questions समझ आए हो. Yes. Now, wait.
this slide. Ravi works in a leather bag manufacturing and export company. He feels insecure due to the introduction of flexible labor law. How can the government help him? Flexible labor law का मतलब होता है the company has lived workers for a short period, a lot of pressure and work overtime, ठीक है, no work when there is no demand. तो गवर्नमेंट बेसिकली फ्लेक्सिबल लेबर लॉज का ये मतलब होता है, बट गवर्नमेंट जो है दे शुड सेट सम लॉज टू सी द कंपनी सी द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स. गवर्नमेंट कैन सी इफ द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, गवर्नमेंट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं नरेगा 2005 की. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया का उन्होंने लॉ बनाया था बाय इम्प्लीमेंटिंग राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसको बोला जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 MN नरेगा. ठीक है, एंड अंडर दिस एक्ट जितने भी लोग हैं हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरिया दे आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट. If the government fails in its duty to provide employment, तो government उनको compensation देगी 100 days का ही. This type of work that would the type of work that would in the future help to increase the production from land will be given preference under the act. तो हमें वही work देना है इस act के अंदर that will help to increase the production of land in future. Clear? Then moving on to the next question. Yes, Rohan works in a bank as a clerk, while Sumit works on a construction site as a labor. Find out the difference in their condition of work. तो अगर बैंक में काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, और ये कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ लेबर काम कर रहा है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया. बेनिफिट्स बताने हैं, ड्रॉबैक्स बताने हैं. ठीक है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कंपेयर द वर्किंग कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर दीज यूनिट्स आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. Organized sector big units, unorganized sector small and scattered unit. Organized sector they follow labor law given by the government. Unorganized sector do not follow the labor law given by the government. Organized sector some formal processes and procedure, इसमें कोई formal processes और procedure नहीं है. Organized sector security of employment, यहाँ पे there is no security of employment. Organized sector they are fixed working hours and workers are paid for overtime. Unorganized sector no fixed working hours and not paid for overtime. Organized sector there are some other benefits like paid holidays, medical facilities, safe working environment and provident fund. Unorganized sector में कोई भी benefits नहीं मिलते. Clear? Now, why has the entire tertiary sector not grown in importance? Explain. See, the service sector includes two different kinds of people. One who is highly educated, skilled and earning very high, such as doctor, engineer, software professional, etc. And on the other hand, those who are not educated and unskilled, such as street vendors, repair person, etc. Though the service sector has grown over the past few decades, but not all the services has grown equally. The educated and high skilled workers have grown high, whereas the uneducated and unskilled barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. Clear? फिर next question आता है एग्रीकल्चर इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया. जो एग्रीकल्चर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया का. डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यू हैव टू जस्टिफाई दिस. येस, इट इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया बिकॉज देर इज नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, नो जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट में लेबर लॉज फॉलो नहीं किए जाते, नो रूल्स एंड रेगुलेशन, लेबर्स आर एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड फेयर वेजेस, and agriculture laborers don't get any other benefit apart from daily wages. Sometimes they do overtime without any payment. फिर आता है, though the public and private sector exist side by side in the Indian economy, the public sector plays a leading role. Explain the statement. या फिर public sector contribute to the economic development of the India. Justify. ठीक है, अब मैं बात करूँ public sector plays a major role in India than the private sector because the public sector is owned and run by government. They enable the government to have control over the economy or the benefit of the people in general. It creates employment opportunity. It generates financial resources of development. It ensures equality of income, wealth, and thus a balanced regional development.
right? Activities undertaken by public sector require a huge amount of money, but it provides the services at lower rate. Its investment in the infrastructure sector paves the way for the agriculture and industrial development of country like India. It encourages the development of small, medium and cottage industries. Clear? Then moving on to the next, let's see the difference between public and the private sector. अब public sector की बात करूँ, the sector of nation economy which is under the control of the government is known as public sector. अब यहाँ पे it is under the control of the private individuals or company, it is known as the private sector. पब्लिक में गवर्नमेंट ओन मोस्ट द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज. प्राइवेट में ओनरशिप जो एसेट्स की और डिलीवरी जो है इट इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट ग्रुप. ठीक है. द मेन मोटिव इज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द पीपल. पब्लिक सेक्टर द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है. पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू टैक्सेस. For private sector, they get services. We have to pay money to individuals or companies to get services, right? For example, police, army, health, Indian railway, etc. For example, a private ka Reliance company, Tisco, and so on. With the example of sugarcane, explain the interdependence of all three sectors of the economy. प्राइमरी सेक्टर में कल्टीवेशन होती है शुगर केन की. सेकेंडरी सेक्टर में शुगर केन से शुगर बनाई जाती है. और टर्शरी सेक्टर में हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे शुगर केन को फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे शुगर बनाने के लिए. क्लियर. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर पैक्स टू वेरियस मार्केट्स. फिर शुगर को मार्केट में पहुंचाएंगे थ्रू ट्रांसपोर्टेशन. सो सेल ऑफ शुगर बाय होलसेलर एंड रिटेलर ये सारे टर्शरी सेक्टर में आते हैं. सो द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर. दिस कल्टिवेटेड शुगर केन इज द रॉ मटेरियल for sugar making industry which comes under the secondary sector. Sugarcane is transported to the sugar mills with the help of vehicles which comes under the tertiary sector. Sugar made by sugar mills is further transported to various market and sold by retailers and wholesalers using the tertiary sector. Clear? Then moving on to the next question. All right, यहाँ पे इतने ही question है. So yes, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड एंड इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ these questions you can reach us out on the number which is given below. So bye bye everyone.